तो अपन स्फेरिकल मिरर की बात है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन में आपको बताया कि भाई उसके दो केस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा के भी अपने को क्या यूज लेना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। देख मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन के बाद अपन एक और बात पढ़ते हैं, थोड़ी मैकेनिक्स बेस्ड है हालांकि, बट अपन से पढ़ते हैं, इसे लिखो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, बहुत बढ़िया साहब। आप क्या करें, आप क्या करें, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल के थ्रू अपन चालू करते हैं। एक सवाल दे दिया जाए कि एक मिरर है, अच्छे सवाल से चालू कर रहे हैं। एक स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20। मान लीजिए इससे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक, अच्छा मीडिया समझा, 30 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर। आवाज मेरी कट कट के आ रही है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है? हेलो 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 1 2 गजड़ो चेक 1 2 हेलो हेलो। 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर अपना ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए अपना मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। हमने बोला कि मान लीजिए सवाल टफ करते हैं कि ऑब्जेक्ट भाई साहब इस इंस्टेंट पर इधर दौड़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और कॉन्केव मिरर दौड़ रहा है मान लीजिए कुछ भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऐसे। अब आपसे पूछा जाए इमेज कितने से दौड़ रही है, अब आपसे पूछा जाए इमेज, तो सवाल कैसे करेंगे, पहले बात को समझें। अपन फॉर्मूले को समझते हैं। बेसिकली सवाल ये, अब अपन ने सोचा यार समय के साथ क्या चीज चेंज हो रही है। अपन फॉर्मूला देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस सवाल में f चेंज हो रहा है क्या? सोच के बोलो, f चेंज हो रहा है क्या? अच्छा u v, यार u चेंज हो रहा है तो v भी, मतलब इस फॉर्मूले में ये भी चेंज हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा। और हम सब लोग जानते हैं v इज द फाइनल स्पीड, u इज द इनिशियल स्पीड एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हाँ हाँ क्यों बोल रहे हो? v इज द फाइनल स्पीड, हाँ, u इज द इनिशियल स्पीड, हाँ, f इज द फ्रीक्वेंसी, हाँ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम लग दो यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगा के v बराबर u प्लस AT। तो v अपना डिस्टेंस है इमेज का, कहां से? पोल से। u किसका? कहां से? वेरी गुड। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो रिलेशन को। अगर तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 1/v का डिफरेंशिएट माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई dt माइनस 1/u स्क्वायर du बाई dt इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू कोई बुराई वाली बात? चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपन लिखा dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू du बाई dt। क्या सबको समझ आया? dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू du बाई, ओहो। अब सुन, dv बाई dt क्या है? किस dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ v? ये इमेज की रफ्तार है क्या? इमेज की रफ्तार है क्या? थोड़ा और डिटेल करते हैं। ये v नापते कहां से? पोल किस पे होता है? मिरर। तो क्या ये पोल से इमेज की दूरी है या इमेज की पोल से दूरी है? तो ये असलियत में इमेज की रफ्तार नहीं है, ये इमेज की रफ्तार है पोल के रिस्पेक्ट में। अरे नहीं आया। और पोल कहां है? मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि हमारा तो मिरर भी चल रहा है, हमारा तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया कि नहीं आया? ओ हो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये क्या है? आप सब लोग बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत बढ़िया सा, वाह हो। तो असलियत में फॉर्मूला ऐसा निकल के आया, देख मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब अपन सवाल कर लेंगे वो अलग बात, पर अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या ये करना चाहिए? अब सोच, ये वाला सवाल क्या तू कर सकता है? देख इस सवाल को मिलके करते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में इस इंस्टेंट पे u कितना है? -30। u कितना है? f कितना है? +20, सॉरी -20। क्या सॉल्व करोगे? v आएगा -60। मैं बता रहा हूं, करके देख लो। अरे यार, u f बाई u माइनस f करके देखो, आंसर आएगा -60। कितना आएगा? इसका मतलब इस समय इमेज यहां पर है। अब दौड़ कितने से रही है वो देख लेते हैं फॉर्मूला लगा के।
क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मिरर, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको हमें साइन के साथ रखना चाहिए। क्या इस पर्टिकुलर सवाल में दोनों इधर जा रहे हैं तो दोनों की रफ्तार को पॉजिटिव मान लेने में कोई बुराई? अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो दोनों की रफ्तार को पॉजिटिव मान, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गई अपनी 3, कितनी हो गई? 3 माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यानी कि माइनस 60/30 माइनस 30 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 माइनस 3। बोल यस और नो? तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? बस अब क्या था? माइनस 60/30 माइनस 30 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4। कितना हो गया? 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। माइनस में माइनस को मार दिया, बच गया 4। कितना बच गया? 4 में इधर 3 जोड़ दो, कितना आया? 7। क्या इमेज दौड़ रही है +7 से? कितने से दौड़ रही है? +7। आंसर आ गया। अब सवाल तो कुछ भी हो सकता है, सवाल तो कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा बड़ी उसको रहा अच्छा पूछ गया उतार लिया सब लोगों ने? उतार लिया। टाइम पास एक सवाल कराया था, मतलब नहीं है उसका, कर दो। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इधर अपना मिरर दौड़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बोलो क्लियर है एकदम? इधर अपना ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, देख लो, या 6 ले लो, चलो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? बताओ इस समय इमेज कितने से दौड़ रही होगी? क्या बिल्कुल यही सवाल है? बहुत सारे हो सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कराया, वैसे टाइम पास है। आखिरी में पढ़ाता तो नहीं कराता। क्या कह रहा है? नहीं कम नहीं करेंगे, क्या मतलब ये एप्लीकेशन, तब तक तुम लायक हो जाते हो ना। u की वैल्यू रखी होगी -20, f की वैल्यू रखी होगी +20, v की वैल्यू रखोगे 10। रखोगे क्या? निकाल लोगे? बोलो यस और नो? फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की रफ्तार 4 माइनस v स्क्वायर, यानी कि +10 बाई -20 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि +6 -6, ऑब्जेक्ट की रफ्तार +6 -6 करेक्ट। -6 -4 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ये माइनस 10/4, अरे यार 10/4, ये हो गया 2.5। कितना हो गया? उसमें 4 जोड़ लो, मेरे हिसाब से आंसर आया 6.5, जो तुमसे दूर दूर तक नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ? बोल ऐसे सवाल कराऊं कि हो गए? सोच ले। 1% इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो पक्का? अब मैं इसका एक ऐसा हिस्सा बता रहा हूं जिसपे मैं अभी ज्यादा पीएचडी नहीं करूंगा, क्योंकि वो पीएचडी तभी हो सकती है जब आपको मैकेनिक्स आती हो। क्या आती हो? मैं इसका कंसेप्चुअली 2 पार्ट और अलग कराऊंगा। अभी पहले इस पे बनने वाले और बहुत सारे सवाल सोचे आप जो मैकेनिक्स से बन सकते हैं। उन सवाल इस पूरे इस टॉपिक पे मैं पूरा लेक्चर निकाल सकता हूं, 2 लेक्चर भी निकाल सकता हूं। सवाल कहां से बनते हैं समझे, पर उसमें मैकेनिक्स कैसे जुड़ती है। पहले तो क्या मिरर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अब सवाल सुनना कैसे बन, सिर्फ सुनना है, डरना नहीं है उनसे। जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएंगे, पर सुनना है। आज ऐसे सवाल दे दें, एक मिरर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दो, क्या छोड़ दोगे तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी गिरेगा? क्या गिरेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या ये t टाइम बाद गिर जाएगा ½ gt²? इसकी रफ्तार हो जाएगी gt। क्या दूरी हो जाएगी u - ½ gt²? क्या उस समय पे क्या रफ्तार होगी, क्या निकाल सकते हो? क्या सवाल हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस मिरर वेलोसिटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जोड़ ली। और सवाल करना है मुझे, लो एनएलएम देखिए, एक ब्लॉक यहाँ एक ब्लॉक यहाँ, मैं तो कह रहा हूँ पुली को भी ऊपर और एक और पुली लगा के ऐसे चला दो और फिर यहाँ मिरर लगा दो। क्या ये सवाल एनएलएम का है? ये 1 किलो 2 किलो 4 किलो है। क्या आप जब एनएलएम पढ़ोगे तो 4 किलो की क्या रफ्तार होगी 2 सेकंड पे क्या निकाल पाओगे? उसके नीचे मिरर लगा दोगे तो क्या आपको दिखाई देगा मिरर में इमेज की क्या रफ्तार होगी? अरे कभी तो हाँ ना बोल। और चैप्टर सुन, मान लीजिए आपने मिरर लगा लिया, मिरर को एसएचएम करा लिया, यहाँ पे स्प्रिंग लगा ली, स्प्रिंग लगा के एक ब्लॉक को नचा लिया। क्या इस ब्लॉक की रफ्तार मिरर को भी मैं कह रहा हूँ ऐसे नचा लिया? याद करके ऐसा सवाल एक प्लेन मिरर में भी था, नहीं आया। इसको भी एसएचएम कराओ, इसको भी एसएचएम कराओ, क्या नया सवाल बन सकता है? एसएचएम प्लस प्लेन मिरर, बोलिए यस और नो। उसके बाद अपन और ध्यान देखते हैं, मान लीजिए आपने ये सब अपने आप में 5-10 मिनट के सवाल है और 10-10 नंबर सब्जेक्टिव में आए हुए हैं, इस तरह के सवाल हैं वो सब। मान लीजिए आप बुलेट की बात करो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में आप बुलेट ले लो, सॉरी गन ले लो, बुलेट। याद कर, जब गन को फायर करते हैं तो बुलेट से जब वो निकलती है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है और झटका लगता है पीछे, गन जाती है पीछे और बुलेट जाती है। मान लीजिए मैं गन के ऊपर ही अपना मिरर लगा लूं, तो क्या आपसे पूछा जाए बताओ 2 सेकंड बाद बुलेट की इमेज की क्या रफ्तार होगी? उस समय क्या अपनी गन भी पीछे भाग रही होगी और क्या ये आगे भाग रहा होगा? इनकी रफ्तार में क्या रिलेशन होगा? वो लाया जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, दैट इज m1v1 बराबर
नहीं आया? लो भाई साहब वाला सवाल हो गया। आपको स्प्रिंग के साथ जोड़ना हो, एनएलएम के साथ जोड़ना हो, इसके साथ जोड़ना हो, और किसके साथ जोड़ सकते हैं? देखिए सब और सवाल जोड़े जाते हैं कोलिजन के साथ। एक कोलिजन ले लें, एक 2 किलो, एक 3 किलो, ई की वैल्यू ले लें, जो मैंने आपको याद कर पहले ही बताई थी। ई के लिए हाफ ले लें, यहाँ पे कॉन्केव मिरर लगा लें। बताइए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आया, टकराने के बाद बताओ इमेज की क्या रफ्तार होगी 2 सेकंड बाद? जब ये टकराएगा तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से और क्या ई की इक्वेशन से फॉर्मूले लगाए जाएंगे कोलिजन वाले? कौन से? कोलिजन के बाद टकराने की रफ्तार होती है m1 u1 + m2 u2 + m2 u2 - u1 / m1 + m2। आपको सिखाए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत। तो जितने सवाल आप मैकेनिक्स में पढ़ सकते हो वो सब यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए आपको उन चैप्टरों का आना आवश्यक है और ऐसे सवाल मिलेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसलिए ये चीज नहीं अटकनी चाहिए। अभी ये अटक भी जाए तो कोई दिक्कत, पर जब ये चैप्टर पढ़ लिया, अरे यार, तो फिर दोनों कंबाइन करने आने मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे बोलो ना, हाँ ना। सोच, एक एक सवाल कराऊं 10-10 मिनट खा जाएगा, पूरा लेक्चर चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत के। बार बार एक बात कह रहा हूं, फिजिक्स अगर सीखनी है तो सवाल रिपीट होंगे कि कॉन्सेप्ट? इसलिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन ठीक हो और एक्यूरेसी हो, ये तीनों चीज मिल गई तो आपकी फिजिक्स कोई बिगाड़ नहीं सकता। कॉन्सेप्ट सुधारने की जिम्मेदारी मेरी, ये बाकी दोनों काम की जिम्मेदारी याद रखना, बाकी दोनों की भी जिम्मेदारी। एडमिशन के लिए फिर जिम्मेदारी लेनी थी तो पिक्चर क्लियर है? बोलो क्लियर। अरे यार हाँ ना बोल। अनंत ऐसे सवाल जोड़े जा सकते हैं। मैं इसकी कंसेप्चुअल और इसको एडवांस लेवल पे बढ़ाता हूं। ये वो सवाल हैं जिसमें मिरर और ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्या जरूरी ऑब्जेक्ट ऐसे ही अलोंग द लाइन चले? कैसे भी चल सकता है, क्या टेढ़ा भी चल सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, पर वहां तक तो पहुंचे तो मैं आपको ये कराता हूं। तो ये फर्स्ट वेलोसिटी की क्या थी? क्या इसमें अनंत सवाल बन सकते हैं? अगर वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर आया तो 90% चांसेस है इनमें से कहीं से आएगा। बोलो क्लियर। सेकंड और थर्ड फॉर्मेट थोड़ी और अच्छे लेवल की, पर हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो सेकंड फॉर्मेट क्या है? सवाल के थ्रू ही अपन समझते हैं। आइए सवालों के थ्रू ही उसको समझेंगे। देखिए, हाँ भाई आ जाइए। मान लीजिए सन्नाटों कि मैं आपसे बोलूं कि एक मिरर ऐसा है, ठीक, उसमें एयर है। आप देख, मिरर मान लीजिए कि रेस्ट पर ही ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है 30 सेंटीमीटर, ठीक, ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनेगी बताओ? अभी कराया, बोल। फालतू जगह तुम्हारी एनर्जी लगाना चाह रहा है, इसलिए डेटा तो जल्दी से बता दो। अभी करा था ना, वो पता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट भाई साहब ऐसे दौड़ रहा है ऊपर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलके करेंगे इस फॉर्मेट में, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपन नया। मैं आपसे बोलूं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब क्या इसमें यू चेंज हो रहा है? अगर उस फॉर्मूले को देखें 1/v + 1/u = 1/f, इसमें क्या चेंज हो रहा है? f u v। अबे जब u चेंज नहीं हो रहा है, f चेंज हो रहा है, तो v कहां चेंज हो जाएगा? अरे यार, इसका मतलब जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं है। वो फॉर्मूला सिर्फ वैलिड था किसके लिए? तो उस फॉर्मूले के नीचे लिख लो, वैलिड ओनली फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, valid only for the component of velocities, valid only for the component of velocities, valid only for the component of velocities along the principal axis, along the principal axis। ठीक, अब इधर आते हैं, दूसरी फॉर्मेट आ गई। इसमें तो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इसमें तो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बोलो यार, इस वाले फॉर्मूले से काम चलने वाला नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा कौन सा था? एक और, मैग्निफिकेशन। हाइट, आवाज नहीं आ रही है मुझे सबकी, सब लोग सीधे बैठ जाइए। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v। इस फॉर्मूले में बताओ v चेंज हो रहा है? v चेंज, u चेंज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने से?
ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है क्या? dh0/dt क्या है? इमेज बनेगी 60 पर, जो चेंज नहीं होगी, पर लॉजिक कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तो इमेज जाएगी। मतलब क्या ये vy होनी ध्यान से देखो तो क्या vy है? dhi/dt और 2 क्या है? dh0/dt, जबकि क्या v एंड u आर कांस्टेंट? नहीं आया। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें, hi इक्वल्स टू माइनस v बाई यू इंटू h0। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो v और u तो कांस्टेंट है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? dhi/dt इक्वल्स टू माइनस v बाई यू dh0/dt। अगर v और u भी वेरिएबल होते तो क्या उन्हें भी डिफरेंशिएट करते? नहीं आया। ये समझो एक फॉर्मूला तो वो था, दूसरा इसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, और डिफरेंशिएट उसको करते हैं जो चेंज। इस पर्टिकुलर सवाल में हमने देखा कि v और u चेंज नहीं हो। चेंज कौन हो रहा है? hi और h0। नहीं आया। बस अब क्या था? dhi/dt इज व्हाट? क्या निकालना है? vy। v कितना है? -60। u कितना? u कितना? -30। dh0/dt क्या ये 60 और 30 में बचा 2 इंटू 2 4। क्या आंसर -4? माइनस का मतलब जो हमने सोचा वो समझा बिल्कुल। तुझे मेरी बात समझ? सवाल घुसा, कॉन्सेप्ट घुसा? कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए भाई, है कि नहीं? तेरा नाम तो सुज्जू था, तेरा नाम क्या था? मिली। हाँ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है? इसको एक स्तर और बढ़ाते हैं, इसको एक स्तर और। देखिए, वो एग्जांपल्स के थ्रू ही करेंगे। मान लीजिए कि आपका मिरर है, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ? 30, ताकि आपका फालतू की चीज़ में टाइम खराब ना हो। 30 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूँ अब ऑब्जेक्ट साला टेढ़ा चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री। कैसे करेंगे? क्या कंपोनेंट करेंगे? पक्की बात? कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या क्लियर है? तब सवाल है ट्राई करो पर, ट्राई इट। पहली बात, इसमें क्या यू चेंज हो रहा है? चल यू चेंज हो रहा है। सवाल टफ है, मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, आपने ट्राई कर लिया। यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ किसी फॉर्मूले को मत रखो, कॉन्सेप्ट पे जाओ। यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, इसकी इधर रफ्तार 4 है और इधर 3 है। तो बहुत ध्यान से समझ, तो du/dt 4 है। अरे यार, du/dt नहीं आया। अच्छा, 3 क्या है फिर? dh0/dt। ओ, यानी कि साला इसमें इमेज के लिए दोनों फॉर्मूले लगेंगे। इमेज के लिए दोनों फॉर्मूले लगेंगे, तो इमेज तो 60 में बनेगी। इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट आने चाहिए, vx और। अभी चेक करते, बेसिक चलते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। पहले मैंने क्यों से डायरेक्शन बना लिया, मुझे केस याद है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यहाँ बनेगी, तो अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द फोकस दौड़ेगा तो क्या इमेज उधर दौड़नी चाहिए? इसलिए मैंने बना लिया। और अगर मैंने सब कुछ सही करा होगा तो क्या vx अपने आप नेगेटिव आ जाएगा? vx निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करें? इस वाले को कि इस वाले को? ऊपर वाले। क्या ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके हमने पहले ही फॉर्मूला रट रखा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इस पर्टिकुलर सवाल में मिरर मूव नहीं कर रहा, तो सिर्फ डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। माइनस टाइम्स v² माइनस 60/-30 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे? 3 4 5 4। बहुत बढ़िया साहब, तो आपका आंसर है 60/30 16। क्या -16 का मतलब माइनस पीछे की तरफ जो पड़ा, जो समझा बिल्कुल। ओहो, दूसरा सुनो और अच्छा है इससे, दूसरा सुनो इससे बहुत अच्छा है। फिर सुन, अब मुझे समझ में आया कि मुझे इस वाले केस के लिए vy के लिए इसे डिफरेंशिएट करना है। अब इसको समझ, अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो कौन वेरिएबल? h0 वेरिएबल, यस और नो? v यस, v इज चेंजिंग। इसमें v कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है? इतनी आसानी से नहीं आ जाएगा ये। हालांकि कई लोगों का गलती करके आंसर आ गया होगा, वो क्यों आएगा बता दूंगा। अभी पहले समझो पर बेसिक से।
इस सवाल में इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या v कांस्टेंट है वेरिएबल है? आवाज ये कांस्टेंट वेरिएबल, u भी वेरिएबल और h नॉट तो hi भी, इसलिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए पूरे फॉर्मूले को ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए इट्स अ टफ क्वेश्चन, कई लोगों ने वापस वैसे ही कर दिया होगा, उससे उनका आंसर जो मैं लाऊंगा उससे मैच कर जाएगा, पर वो गलत तरीका है। बता दूंगा भी क्यों, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर केस में 0-0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, अभी पहले समझो, कॉन्सेप्ट सही करो यार। hi कहां गया? hi इंटू यू इक्वल्स टू माइनस एच नॉट इंटू वी, कैसे लिख सकते हैं? सब कुछ वेरिएबल है, तो पहले इसे डिफरेंशिएट करो, फिर इसे कांस्टेंट, फिर इसे कांस्टेंट और इसे, तो भाई साहब लिखते हैं hi इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी यू बाई प्लस u इंटू डी एच आई बाई डी टी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इन द सेम वे माइनस एच नॉट डी वी बाई डी टी प्लस, सॉरी माइनस वी डी एच नॉट बाई डी टी। पहले तो ये सबको समझ आया? yes, अब इस पर्टिकुलर सवाल में देखो, आपने जो ऑब्जेक्ट जिस इंस्टेंट की बात करी जा रही है उस इंस्टेंट पर एच नॉट क्या है? डी एच नॉट बाई डी टी नहीं पूछ रहा हूं, एच नॉट पूछ रहा हूं। इस इंस्टेंट पे एच नॉट क्या है? तो इस इंस्टेंट पे एच आई क्या है? 0। अरे यार, डी एच नॉट बाई डी टी 0 नहीं है, डी एच आई बाई डी टी 0। अरे पर इस इंस्टेंट पे एच नॉट और एच आई तो 0 है। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो अगर एच नॉट और एच आई 0 है तो ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी, देयर इज अ लॉजिक व्हाई दीस टर्म्स आर 0। अरे यार, क्योंकि मुझे सवाल टफ करना होता और मैं ऑब्जेक्ट ऊपर ले लेता तो एच आई और एच नॉट भी 0। नहीं आया। बोलो क्लैरिटी एकदम। फिर ताबूत, क्लैरिटी एकदम। ऐसा वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू कितनी? -30। डी एच आई बाई डी टी क्या वी वाई कहलाएगा? माइनस साइंस वी -60। अरे यार, डी एच नॉट बाई डी टी, डी एच नॉट बाई डी टी 3, पक्की बात? तो -60 इंटू 3 वी वाई। अब देखो आंसर जो भी आ रहा है, कितना है वी वाई? अरे सब लोग बोलो, -6। माइनस का मतलब क्या है? नीचे। माइनस का क्या मतलब है? नीचे। बस अक्ल लगा थोड़ी सी, ये लिखा और ये लिखा, ये क्यों 0 करा? बोल, इस इंस्टेंट पे एच नॉट कितना है? अरे ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो एच नॉट तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस पे तो एच नॉट कितना हुआ? 0। और एच नॉट 0 तो सबके बनी, एच नॉट 0 तो टिपिकल सवाल। इसी तरीके का थोड़ा बहुत चेंज करके 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया हुआ है आईआईटी में, उस स्तर का सवाल है ये। पर ध्यान से उसमें दोनों आ रहा है, दोनों फॉर्मूले का यूज आ रहा है ढंग से, एकदम तबीयत से। उतारो अच्छे से, टिपिकल कॉन्सेप्ट। आया कि नहीं आया? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे तीनों फॉर्मेट आती है। सवाल अनंत है इन पे, क्या एक सवाल की अनंत बन सकते हैं? कुछ भी बोल जो तो बना दूं, उसमें मेरे को कौन सी खास बात है? समझ में आने चाहिए तीन फॉर्मेट क्या कि अगर अलोंग द एक्सिस ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी मुझे सवाल करना, परपेंडिकुलर चलता है तो भी मुझे सवाल करना, टेढ़ा चलता है तो भी मुझे सवाल करना। कॉन्सेप्ट ये है कि दो फॉर्मूले 1/v + 1/e = 1/f, hi by h नॉट = v by u, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके ही कॉन्सेप्ट आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन द, अब सवाल कितना भी टिपिकल करा सकता है, बंदूक जोड़ी जा सकती है, वो अलग चैप्टर के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, पर इस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? yes, और पे करूं कि आगे बढ़ जाऊं? पक्की बात? तो सिंगल मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंगल मिरर के बारे में फोकस पढ़ा हमने, 1/v + 1/e = 1/f पढ़ा हमने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट पढ़ा हमने, वर्चुअल इमेज रियल इमेज पढ़ी हमने, बात करी वेलोसिटी मिरर्स की हमने, बात करी केसेस की, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत वाली बात हमने, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करी हमने, बात करी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। एक और छोटी सी फॉर्मेट जब सिंगल मिरर के साथ आती है उसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हाँ सब लोग जानते हैं, न्यूटन साहब की हर जगह घुसने की आदत थी, यहाँ पे भी वो घुस गए, तो उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, उसका प्रूफ कर लेते हैं, जो कि लेंस में भी ऐसे कैसे काम करेगा। लिखिए न्यूटन्स फॉर्मूला। एक मिनट,
नहीं बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा था। आया हमारा कोई भरोसा। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला है कि नहीं? क्यों मुन्नू आंटी, आज से मैं तुझे न्यूटन कहूंगा, इंटेलिजेंट है तो है कि नहीं? है कि नहीं? न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायन। मैं कई सालों तक अपनी बीवी को न्यूटन कहता रहा, वो बहुत खुश होती थी। रिलेट नहीं कर पाई ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। साला अपने मन को भी खुशी मिल गई, उसे भी खुशी मिल गई। क्या कहते हो यार, है कि नहीं यार? तो तुम भी अपनी बीवी को क्या बोलोगे? ये बात न्यूटन फॉर्मूला। ध्यान सुनते, मैथ्स में उन्होंने एक चीज घुसा दी। उन्होंने क्या बोला मैं आपको करके बताता हूँ, ध्यान सुन, याद रखना है, कोई टाइम पास है तो उन्होंने खत्म हो जाएगा। मान लीजिए उन्होंने बोला कि आपका फोकस है, उन्होंने बोला ये आपका ऑब्जेक्ट है और बोला ये आपकी इमेज मान लो। उन्होंने बोला अगर ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी, फोकस की दूरी x है और इमेज की y दूरी है, उन्होंने इसमें रिलेशन बता दिया। उन्होंने दूरियां कहां से ली? फोकस से। कहां से ली? अच्छा, ये भले मैं कॉन्केव मिरर के स्पेशल केस के लिए प्रूव कर रहा हूं, पर ये सब जगह वैलिड होता है। कॉन्केव मिरर के सारे केसेस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के सारे केसेस के लिए और डाइवर्जिंग लेंस के, इसलिए इसे कॉमनली याद कर लें। इससे प्रूफ एक बार बता देता हूं। ये x, y और f, अगर अपन इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो हमें समझ में आएगा कि अगर ये f है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, f है। अगर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम बात करें तो u की वैल्यू हो गई -x + f। अरे यार, u की वैल्यू क्या हो गई? x किसकी दूरी है? ऑब्जेक्ट। कहाँ से? तो क्या अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है 1/v + 1/e = 1/f, तो क्या u की वैल्यू ये होनी? तो v की वैल्यू -y + f, माइनस नहीं आया, क्यों है न्यूटन? अरे यार हाँ ना बोल। तो -y + f। अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो 1/v + 1/e = 1/f। देख इधर 1/v, 1/v मैं नहीं बोलूं तो तुम तो सो जाते हो। कहां चला जाता है तुम्हारा एंथू? सॉल्व करते 1/f, उधर ले जाओ इसको, 1/f माइनस, सॉरी प्लस, लेकिन -1/f आएगा ना, तो माइनस ने माइनस को मार दिया। बोलो समझ की बात। तो आप लिखते हैं 1/y + f = 1/f - 1/x। ये सुना होगा वैसे आपने 12वीं में, फिर भी एक बार सुन लो। तो ये f x + f आ गया, इधर लिखा x + f - f, तो क्या बच गया? x, इधर बच गया 1/y + f। बोलो क्लियर है? इसको इधर लाओगे तो लिखा जाएगा xf + f² = इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा xy + xf। xf ने xf को, सो द न्यूटन्स फॉर्मूला इज xy = f²। xy = भले मैंने इसको कॉन्केव मिरर के लिए प्रूव करा कि हर जगह वैलिड है, तो फॉर्मूला लिख के लिख लेना, वैलिड फॉर एवरी केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, है ना? पर इसे हम जनरली क्यों नहीं यूज करते वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। So xy = f², this is formula which is given by Newton, it's a numerical formula। पहली बात आप समझें, x और y साइन के साथ है बिना साइन के साथ? बिना साइन के साथ। f² हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। अरे यार, x और y डिस्टेंसेस हैं, x और y। अच्छा, इस फॉर्मूले से असलियत में क्या है ना, जैसे मान लो मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी आप सवाल करते हैं f = 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा था 30 पे, तो इमेज कहाँ आ रही थी? 60 पे। चेक कर लेते हैं एक बार इस फॉर्मूले से, सोच के देख। अगर अपन बात करें तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे, तो ये दूरी 10 है, तो ये दूरी 40 आनी चाहिए ना? करके देख लो, xy 10 × 40 = f²। क्या 20 का स्क्वायर आ रहा है? अरे यार, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। मान लो कोई बच्चा इस सवाल को ऐसे ही करता, ठीक, ये सवाल दिया हुआ था, इस सवाल को न्यूटन फॉर्मूले से करता, तो वो लिखता 10 × y, 10 × नहीं आया, 10 × y = f², दैट इज 400। तो y के लिए 40 बोलता। एक्चुअली अगर उसे केसेस नहीं पता है तो वो 40 इधर है या 40 इधर है,
आप जज नहीं कर पाओगे। अरे यार, या तो आपको सारे केसेस पता हो और फॉर्मूला पता हो। अरे भाई, इसलिए हम इसको नॉर्मल कोर्सेज में यूज नहीं करते। हाँ, इसको आप कभी डायरेक्ट फोकस से दूरी दे दे तो यूज कर लें, या कभी आपको लगे कंफ्यूजन है तो वेरिफिकेशन के लिए इसे यूज कर लें। किसके लिए? क्योंकि ये फॉर्मूला साइन के साथ तो है नहीं, तो पता नहीं पड़ता कि फोकस के इधर या फोकस के इधर, या तो आपको केसेस वैसे सब पता हो, इसलिए हम अमूमन इस फॉर्मूले को यूज करते बट क्योंकि न्यूटन साहब ने दिया था, सम्मान उनका रखना होता है, और कभी कभी दूरियां यहीं से दे देते हैं तो अपन इसे डायरेक्टली यूज कर लें, पर हर सवाल में इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। सो आइदर यूज दिस फॉर्मूला व्हेन डिस्टेंसेस आर गिवन डायरेक्टली फ्रॉम फोकस, और यूज दिस फॉर्मूला फॉर वेरिफिकेशन। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या पिक्चर क्लियर है? फॉर्मूला किस हद तक याद रखना है और कब यूज करना है, क्या पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया सा। तो ये था न्यूटन फॉर्मूला, ये था सिंगल मिरर के न्यूटन फॉर्मूला की बात कर ली, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर ली, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली, केसेस की बात कर ली। हाँ भाई, सिंगल मिरर पे जो जो बातें हो सकती थी, इमेज बनना, ये बनना, वो बनना, हमने सब कर ली। अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। क्या चीज? हेडिंग डालें कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, हेडिंग डालें कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मैं आपको एक सवाल के थ्रू ही चालू करता हूं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सो समझें। ध्यान सुनना, थोड़ा अच्छे सवाल से चालू करता हूं, प्रैक्टिस है प्योर, जितने चाहो कर सकते हो, बात तो एक सवाल से भी समझाई जा सकती है। खैर अपन 2-3 कर लेंगे। मान लीजिए आपका कॉन्केव मिरर है, क्या है? इसे मैं M1 मिरर बोल देता हूं, इसकी फोकल लेंथ 20 ले लेता हूं। कितनी ले लेता हूं? 20। यहाँ ऑब्जेक्ट 30 पर रख लेता हूं, इमेज कहां पे बनेगी? परफेक्ट। मान लीजिए कि आपका जो मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जो आपका एक और मिरर है ऐसे, वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ये M2 है। फिर तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनी? 1, 2, बहुत सारी, पर हमें बहुत सारे से कोई लेना नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द इमेज फाउंड बाय 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज ऑन M1। सवाल समझ आया? फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज ऑन। डायग्राम बनाए, सवाल लिखें और ट्राई करें। जो पहले के लिए इमेज होगी वो दूसरे के लिए क्या होगी? ट्राई करें। पहले डायग्राम बना लो और फिर सवाल की लैंग्वेज लिखो। Image formed by 2 reflection, first one is on M1, ऑलरेडी दूरी 30। हाँ भाई, डन डन डन, सोच लो। चलिए आइए, M1 M2, इधर देख, 30, 10, 20, 5। सिंपल। पहले क्या रे इस पे गिरी? जब रे इस पे गिरी, जब रे इस पे गिरी, तो लॉजिकल है कि इस पे गिरी, तब U कितना था? -30। V कितना था? अगर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए करें तो U बराबर -30, पहले मिरर के लिए F इक्वल्स टू -20, सॉल्व करोगे V आएगा -60। कितना आएगा? पहली बात, 2 मिरर से डरने की आवश्यकता नहीं। क्या आपको सिंगल मिरर सॉल्व करना आता है? सिंपल, सिंगल मिरर 2 बार सॉल्व करने। जो पहले मिरर से इमेज बनेगी दूसरे के लिए क्या होगी? बस, परेशान नहीं होना। क्या सिंगल मिरर सॉल्व करना आता है? अभी तो 2 बार सॉल्व करा रहा हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात? कॉम्बिनेशन में रॉकेट साइंस थोड़ी आने वाली।
चलिए क्या रे ऐसे गई, जब रे ऐसे गई तो इमेज बनने वाली 60 पर 60 पर गई तो ऐसे, यानी कि इस वाले केस के लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। हमें सिखाया गया किसी भी मिरर के लिए ओरिजिन को पोल मान लें, जिधर जाए काम की रे जिधर पॉजिटिव लें, बिल्कुल बेसिस से चलेंगे। अगर M2 रिफ्लेक्शन के लिए बात करें तो U कितना, सब लोग बोलेंगे जिधर जाए काम की रे, जिधर जाए, क्या दूसरे मिरर के लिए काम की रे जिधर जा रही हैं, अगर दूसरे मिरर के लिए काम की रे जिधर जा रही है तो M2 हो गया, सॉरी अपना U हो गया -20, सॉरी +20, F +5। क्या V निकाल सकते हैं, V इक्वल टू UF यानी कि 20 × 5 बाई U माइनस F यानी कि 20 - 5, कोई बुराई वाली बात, तो मेरे हिसाब से आंसर है 20/3 प्लस माइनस। तो सेकंड इमेज जो बनी वो 20/3 यानी कि यहाँ पे कहीं पे बनी, टकराने के बाद ऐसे शायद जा रही होगी और ये दूरी है 20/3। तू सोच, क्या मैं ऐसे सवाल एक करा सकता हूँ अनंत? सोच क्या क्या कॉम्बिनेशन, दूरियां अलग अलग, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव 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 कॉन्वेक्स 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 प्लेन कॉनकेव कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स प्लेन, अनंत कॉम्बिनेशन। अरे यार भाई 3 टाइप के मिरर हैं आपके पास, कौन कौन से, कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन, क्या उनमें डेटा अलग अलग लिया जा सकता है, अनंत सवाल। जो पहले से इमेज बनेगी दूसरे के लिए क्या होगी, थोड़ा और अपर लेवल का करते, बिल्कुल इसी लेवल का कराऊं कि एक और अपर लेवल, अब तुम अपर लेवल ऐसे ही बोल देते हो कि साला इसी लेवल का करेंगे तो भी अपने से कौन सा हो जाना है, तो अपर का ही कर लेते हैं। समझ आया कि नहीं आया, अब प्योर कैलकुलेशन है। हाँ अरे लगा लो ना तो यार, क्या बात है उसमें, मतलब मैंने बोला था ना न्यूटन फॉर्मूला हर जगह लगाना, मुझे पता ही नहीं पड़ेगा फोकस से दूर आना है पास आना है ना। हाँ तो वैल्यू सेम आएगी और मान लो प्लस माइनस दे रखा हो बेटा, तो फिर ऑप्शन में वैल्यू सेम और आ गई तो अभी आ गई तो आ गई ना। तो जो मैं बोला चमका, ऐसे सवाल अनंत कितने भी बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सोच इसको टफ करना हो, ऐसा एक और कराऊं या थोड़ा सा टफ करूं, सोच टफ कैसे हो जाएगा। अभी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, अलग अलग कर लो। अरे यार अभी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, 10 नंबर सब्जेक्ट में ऐसे सवाल आया हुआ है बहुत पहले, इसमें प्योर कैलकुलेशन थी। मैं वैसे ही एक सवाल आपको बना के देता हूं अभी, इसमें टफ सवाल क्या हो सकता है, सोच दोनों साले कॉनकेव कॉन्वेक्स हो अलग अलग, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग हो, और मैं तो कह रहा हूं साला ऑब्जेक्ट भी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस पे भी नहीं रखा हो। अरे यार हम नहीं कर रहे, करना ही नहीं हमने, कर सकते नहीं कर सकते। तो एक सवाल दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस है, बात करते कुछ भी बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो आइए राम लालो, मान लीजिए कि ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसको हम M1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, M1, और इसको ओरिजिन, प्योर कैलकुलेटिव सवाल है, कंसेप्चुअली तो बातें सिखा चुका हूं मैं, ठीक। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लीजिए 2 mm ऊपर। कितना ऊपर, 2 mm ऊपर है ऑब्जेक्ट, पक्की बात। ये M1 मिरर, एक और मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस, उसे कॉनकेव ले लेते हैं, है ना। भूला नहीं हूं, ऐसा डेटा दे रहा हूं ताकि तुमसे सॉल्व ज्यादा पे करोगे। अभी 9.76 ले लूंगा, नाचते रहियो फिर। हाँ यार ये 30 सेंटीमीटर, कितना, और ये M2 ऑब्जेक्ट और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले से नीचे वाले की प्रिंसिपल एक्सिस अगेन 2 mm नीचे। बोलो क्लियर। कॉन्सेप्ट अभी वही है, फाइंड आउट द, सवाल ये है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज ऑन M1, M1 कौन, ये, और M2। आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं
इमेज के उसके जो दो रिफ्लेक्शन से बन रही है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर हम ओरिजिन इसे मान लें, इसे, तुम्हें सवाल दूर दूर तक समझ, डरो मत, कैलकुलेशन है प्योर, ढंग से सोचोगे कर पाओगे। हाँ भाई, इधर देखिए, ऑल डन, पक्की बात, मिलके करते हैं हम सब लोग। तुम बताओगे, तुम्हारे सामने सवाल बनाया, देखिए। चलिए, इस वाले मिरर पे पहले अगर रे गिरेगी M1 के लिए, तो M1 बात नहीं, M1 के लिए U हो गया -20, F हो गया +20, सॉल्व करोगे V आएगा +10। अरे आवाज नहीं आई यार। +10 का मतलब हमें समझ में आता है इमेज यहाँ कहीं बनी है। अब निकालते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 mm, 2 mm बराबर माइनस टाइम्स 10 बटे -20, को तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज आई +1। अरे यार, +1 mm, +1 नहीं आया, सोच लो, यानी कि 10 सेंटीमीटर इधर और 1 mm ऊपर, यानी कि अब ये वाली इमेज I1 इस वाले मिरर के लिए क्या हो गई? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? हाँ देख, सोच समझ के डेटा लिया है मैंने। अरे यार, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? 60, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है? कितना? तो भाई साहब M2 मिरर के लिए, किसके लिए? M2 मिरर के लिए अगर बात करें तो U हो गया -60, F हो गया -20, सॉल्व करोगे V आएगा -30। अरे नहीं आया, -30। अबे साला इसी लाइन पे आ गए वापस। पर वापस ऑब्जेक्ट पर बनाओ, ये जरूरी, उसके लिए हाइट ऑफ इमेज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? हो हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है इस मिरर के लिए? या सब लोग बोलेंगे 3 mm। अच्छा, ऊपर की तरफ 3 माइनस टाइम्स -30 बाई -60, तो हाइट ऑफ इमेज आई -1.5 mm। माइनस का क्या मतलब? इससे ऊपर की इससे नीचे? इससे नीचे का मतलब यहां से 1.5 mm। हमें यहां से कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x में चले 20 सेंटीमीटर और y में चले 3.5 mm माइनस के साथ। ये परफेक्ट आंसर है। 20 सेंटीमीटर कॉमा -3.5 mm। एक बात बताओ, एक हट जाओ, मैं जानता हूं कई मैक्सिमम लोगों का गलत है, पर अच्छी, सही तो अच्छी बात है। मुझे बताओ मेरा क्या रोल है अब इसमें? आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इन सवालों को सही करने के लिए कंसेप्चुअली कुछ नहीं नया नहीं सिखा सकता मैं आपको। आपकी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। आप कॉन्सेप्ट आते हुए भी गलत कर दोगे। पहले तो क्या सबको कॉन्सेप्ट आता था? फिर भी मैं गारंटी, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का आंसर मिल गया? देखो कितने कम है, ईमानदारी से। बाकी सबका सवाल गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी नहीं थी। वो जरूरी है भाई साहब, नहीं तो आते हुए भी कोई फायदा नहीं होगा। अब ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बोला, स्पीड लानी है कि एक्यूरेसी? पहले नहीं, तो लानी दोनों। पहले क्या लाना है? हमारे को पहले क्या सुधारनी है अपनी, उसके बाद किस पे काम करेंगे? क्या सबसे पहले हमें हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने? तुम लोग यार सब भूल जाते हो यार। सबसे पहले हमारा लक्ष्य हमारे 7-8 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, फिर उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की आदत होनी चाहिए, फिर आदत होनी चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने की। क्या बढ़ाने की? जब इसे अचीव कर लेंगे तो फिर किस पे काम करेंगे? स्पीड। फिर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की तरफ भागेंगे। पहले जो बोला चमका, स्टेप से ऐसे ही बढ़ना है। क्या सब लोग 7 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं? अच्छा, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर और कौन सी किताब करूं? प्लीज, मेरे पास 2-3 लोग कल भी आए थे, मैं उसका जवाब क्लास में देना चाहता हूं, सुन ले अच्छे से। अगर अभी क्योंकि कोर्स थोड़ा धीरे
चल रहा है, स्पीड भी हमारी बहुत तेज। जितने सवाल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या प्लेन मिरर में बहुत सारे सवाल मैंने कराए? इससे ज्यादा करने का कोई औचित्य, बल्कि शुरुआत में हम बहुत ज्यादा ही करा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम बच जा रहा है तो आप लोग, जैसे भी मैग्नेटिक्स पढ़ाएंगे इसके बाद हम तुम्हें, अब मैग्नेटिक्स में कितने भी सवाल कर लो उसमें कोई कमी, अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो आप इनके लिए फालतू किताबें और करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। जितना हम करा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। आप क्या पढ़ोगे मैं आपको बताता हूं। जेईई मेन के कुछ टॉपिक ऐसे हैं फिजिक्स में जिसमें मास्टर का कोई खास रोल, सुन कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज जेईई एडवांस में है ही नहीं, पर जेईई मेन में हमेशा उससे सवाल। क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने बोर्ड में पढ़ी थी वो आपको याद होनी चाहिए? याद होनी चाहिए बिल्कुल ढंग से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद कर सकते हो क्या? ऐसे समझ नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे पर उसमें टीचर को रोल ही नहीं। रट लो यार, अभी का टाइम बच रहा है तो। हमें तो जेईई मेन दे रहे हैं ना, आज रटो कल रटो, अब चालू हो जाते हैं रटना। जेईई मेन की अपनी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी हो जानी। उसके बाद याद करो, एक होती है प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पैरा, डाया, फेरो, याद है? भूल गया? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, हिस्टैरिसीस लॉसेस, याद है? भूल गया? कुछ भी जेईई एडवांस में नहीं है, जेईई मेन का कोर्स है, हम सब पढ़ाएंगे पर इसमें हमारा कोई खास रोल 12वीं वाला ही आना है, आपको याद होना। तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे जब जब आपको टाइम मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमारा रोल नहीं है। अगर किसी के पास टाइम बच रहा है तो, अगर टाइम बच रहा है, सबसे पहली बात आपकी यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ्स और वेक्टर की शीट हो गई क्या सबकी? क्योंकि यूनिट डायमेंशन वेक्टर में भी हमारा बहुत रोल, पढ़ा सब रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट जिस इसमें मैं कह रहा हूं आपके पास टाइम बच रहा है तो ये दोनों चैप्टर मैंने बताया, और बहुत सारे चैप्टर है जो आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे सेमीकंडक्टर तो फिर भी चलो टीचर की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन दोनों जेईई एडवांस के कोर्स में, इनको बेसिक्स में ही पढ़ना है। तो अगर टाइम मिले, वास्तविकता में तो सेमीकंडक्टर इतना है ना, पूरी फिजिक्स उस पर खत्म हो जाए, इतना सेमीकंडक्टर होता है। पर उसकी बेसिक अपना जेईई मेन का स्तर कितना है? क्या वो आपका बोर्ड वाला स्तर ही है? पढ़ाया जाएगा, पर आप अभी पढ़ लो। और चलो सेमीकंडक्टर नहीं भी पढ़ो तो भी कम्युनिकेशन तो पढ़ सकते हो। अरे स्पेस वेव कम्युनिकेशन रटे होंगे यार, रटे थे कि भूल गए हो? सब जेईई मेन में आते हैं। कम्युनिकेशन अपने को याद होना चाहिए बिल्कुल ढंग से, बाकी सब हम पढ़ाएंगे। अगर अपन बेसिक बात करें तो आपने हो सकता है पढ़ाओ, मैं वो डर रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? याद होना चाहिए यार। ये और भी बता दूंगा, पहले इनको कर लो। जब लगे सर ये भी हमारे खत्म होगा तो मेरे पास इतना बता दूंगा क्या करना है। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा सवाल जितने हम दे रहे हैं उससे ज्यादा करने की अभी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें पढ़ी है आपको पढ़ने के लिए, उसमें फालतू पीएचडी बहुत करा रहा हूं हम पहले प्लेन मिरर पे, और क्या कराऊंगा यार? वो करने में तो और भी बहुत कर सकते हो आप, पर उसका कोई खास लॉजिक पहले ही ज्यादा पढ़ाया हमने। अब स्फेरिकल मिरर में और क्या पढ़ाओगे भाई? सब तो करा दिया। अब सवाल भी बहुत सारे कराऊंगा, एक टेस्ट पेपर तुम्हारे लिए अलग से बनवा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर है। किसी भी हफ्ते में एक दिन टेस्ट हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? प्योरली स्फेरिकल मिरर्स पे। क्या पूरा समझ में आया? स्फेरिकल मिरर हो सकता है अभी, क्या जो मैं बोला है चमका है? खैर मैं एक आध चीजें और बाकी स्फेरिकल मिरर में, बाकी सब खत्म हो चुका है। ऐसा सवाल और कराऊं कि पिक्चर क्लियर है? पक्की बात? स्फेरिकल में खूब सारे सवाल, कुछ भी कर लो, इधर उधर कर लो, ऊपर नीचे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्लैरिटी अपने को। इस कॉम्बिनेशन को कभी कभी एक स्पेशल जगह यूज भी लिया जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूं, सुने ध्यान से देख। मान लो एक जगह, एक्चुअली क्या होता है, जैसे चल छोड़, मैं तेरे को यूज तो तेरे को क्या समझ आएगा, मैं बता दूंगा लेंसेज के साथ, डोंट वरी, अभी तुम्हें थोड़ा कम समझ आएगा। मैंने बोल दिया, पर वो लेंसेज के ज्यादा कॉम्बिनेशन है वो। मैं आपको इस पर एक अच्छा सवाल पूछता हूं, कैसे? सुन, मान लो मैं आपको बोलूं, अगर आपने मेरी पुरानी बातों पे ध्यान दिया है तो आपको समझ आएगी बात। मान लो मैं आपको बोलूं एक स्फेरिकल मिरर है ऐसे, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहां से उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर। बता टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी? इस मिरर की भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है, इसकी भी यही है। सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। नंबर ऑफ इमेजेस याद है? प्लेन मिरर में ऐसी बातें करी थी।
कोई भी दूसरी इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तभी होती है जब क्या उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आती है। बताओ, सोच समझ के बोलो। हाँ भाई, चलो ऑप्शन दे ही देता हूं ना। सवाल है, कोई बोलेगा नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं करेगा कोई, कसम उड़ान चलेगी, शादी नहीं होगी तुम्हारी। कोई बोलेगा नहीं, मुंडी सवाल है, चलो कोई बोलेगा नहीं। जल्दी बोल। हाँ चलो, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, मुंडी ऊपर नजर आई, पैसे लग जाएंगे भाई साहब। हाँ अनीता, अनीता, अरे एक भी साथ नहीं अनीता के, एक है। बसंती, चंपा, डॉली, चलिए ऊपर हो जाइए। मैक्सिमम लॉग डॉली के साथ, अनीता के साथ सिर्फ एक आदमी। मैं किसके साथ हूं? क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है? वैसे तो मुझे चारों ही पसंद है, ऐसी बात नहीं है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल चलते हैं। एक रे ऐसे गई, इस वाले मेरे लिए u -20, f + 20 सॉल्व करेगा 10, 16 आएगा +10 यहाँ। क्या ये रे कभी भी इस मिरर से टकराएगी? तो ये इमेज कभी भी इसके लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मिरर ऊपर है ही नहीं। अरे यार, क्योंकि ये मिरर ऊपर, तो ये खेल खत्म। एक इमेज बन गई, कितनी बन गई? एक। अब सुन, इस मिरर पे रे ऐसे गई, इसके लिए u हो गया -30, f है -20, v आएगा -60। -60 मतलब वापस यही। अरे यार, वापस यही। वापस यही। क्या ये रेस मिरर पे टकरा सकती है? खेल खत्म, एक ही इमेज है, कौन साइड कर गई? कई लोग कह रहे गलत पढ़ाता है, मैं नहीं पढ़ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है साला? हम सबका गलत, इसी का सही। कितनी इमेज? वन आंसर है। अरे भाई साहब, बस एक वहां लड़का था, उसने किसी ने तुक्का मारा था। ये वो बच्चे अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरी में तो ये लगा। ऐसे ही सोचा था है। हाथ पर दूसरे मिरर से, अच्छा पहले से निकाल के दूसरे को सॉल्व नहीं करा, आधा सॉल्व करके एक लग जाए। एक मिनट, आया नहीं आया? इसके टिपिकल सवाल है। हाँ अच्छा सवाल कहलाता है भाई, ऐसे आने के बहुत कम चांसेस हैं। एडवांस है तो भाई पढ़ाना चाहिए, मजे वाली बात है। नहीं आया? आया। एक आंसर है इसका बस, सिंगल। हाँ भाई, तो सन्नाटो के सरदार। बोलो क्लियर है? अब ठीक है, मतलब बहुत। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या चीज? स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो गया है, प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है, यानी कि अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट। सो वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज कंप्लीटेड, दैट इज रिफ्लेक्शन। शीट दीजिए, पूरा काम आप कर सकते हैं उसमें से। आप शीट और एक बोलो तो बढ़िया, वैसी 50 सवालों की सीपीएस बनवा दूं? हैं? मैकेनिक्स कम रखूं उसमें? बेसिक सी डलवाया था, बहुत टफ नहीं, मतलब वो भी नहीं। तो क्या ये सवाल दूंगा 1/v + 1/f, 1/f, u ये, f ये, v क्या? ऐसे 100 सवाल दे देता हूं।
कई लोग कह रहे हैं बेसिक ही करने तो प्लेन मिरर ही लगा लो, उसमें क्या है फिर। हाँ, तो आप एक्सरसाइज 1, 2, 3 में स्फेरिकल मिरर पूरा कंप्लीट कर लेंगे और अगले टर्म मेरे से डिस्कस करेंगे। क्या सब लोग कर सकते हैं? एक्सरसाइज 1, 2, 3 में आप सब लोग स्फेरिकल मिरर पूरा कर लेंगे।